अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, उनका क्या योगदान, क्या रोल रहा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ पढ़ा था, हमने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का एक क्रक्स निकाला था, गांधी इरविन पैक्ट पढ़ने की कोशिश की थी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पढ़ा था कि लोगों को उसके बारे में क्या समझ में आ रहा था, राइट। Now let's start how the movement started in the rural areas and the urban. क्या difference क्या था, ठीक है। Let us look at the different social groups that are participated in your civil disobedience movement. क्यों उन्होंने movement join किया, उनका ideal क्या था, मतलब वो क्या चाहते थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, ये पढ़ेंगे। इन द कंट्री साइड होता है रूरल एरियाज में। लिटरल मीनिंग है शब्द का, ये होती है कंट्री, है ना, ये कंट्री होती है। तो कंट्री साइड यानी कि उसके पेरीफेरी यानी उसकी रूरल एरिया में, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, जहाँ पर पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस होता है, जहाँ पर अभी भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, गाँव। और सेंटर जो सिटी होती है, बिल्कुल सेंटर जो होती है सिटी, वो होती है अर्बन, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर स्टूडियोज़ होते हैं ना, ये सब कुछ। तो जो पेरिफेरी में लोग थे, कंट्री साइड में, रूरल एरिया में, वहाँ पे रहते थे रिच पीजेंट का मतलब वो इंसान जो खेत में काम करता है लेकिन फार्मर नहीं है, लिटिल डिफरेंट। रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, जैसे द पटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। पटीदार क्या होता है? पटीदार शब्द आया है पट्टी और दार से। खेत होता है ना एक, उसकी पट्टियाँ होती हैं, है ना, पट्टियाँ होती हैं। तो हर पट्टी यानी कि हर रो की बात की, यानी, और दार का मतलब होता है ओनर। तो पट्टियों का जो ओनर है, पट्टीदार होता है वो ओनर, रिच ओनर ऑफ द लैंड। तो कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट कम्युनिटी थी, जैसे पट्टीदार गुजरात के और जाट उत्तर प्रदेश के, वो बहुत एक्टिव थे मूवमेंट में। क्यों एक्टिव थे? वो प्रोड्यूस करते थे कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम इसीलिए कल्टीवेट करते हैं ताकि हम मार्केट में सेल कर सकें। हमारा एक ही मोटिव होता है उनको उगाने का कि हमें उनसे प्रॉफिट मिले। जैसे कॉफ़ी, टी, शुगर केन, कॉटन, ये हम खुद के लिए नहीं उगाते हैं, हमें इतनी चाय क्या करनी है, हमने बेचनी है ना। तो ये लोग जो थे, ये कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते थे, पटीदार एंड जाट। उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब ट्रेड डिप्रेशन हुआ और प्राइसेस फॉल हो गए। ट्रेड डिप्रेशन का मतलब जब ट्रेड डिप्रेशन नीचे चला गया और प्राइसेस भी नीचे चले गए। ट्रेड डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कैसे हुआ, जब गांधी जी ने बोला था कि हम कोई भी फॉरेन आइटम, गुड, क्लॉथ को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, तो मतलब इम्पोर्ट कम हुआ। फिर उन्होंने बोला था कि क्योंकि हम उनका कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश करेंसी जो थी वो भी वीक हो रही थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में भी आ रहा था। फिर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, ठीक है। इन सब का रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंस ये इंडिया फेस कर रहा था, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो रहा था, यानी कि गरीबी बढ़ रही थी, ठीक है। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, जो पटीदार थे उनका जो कैश आता था ना घर में कि प्रॉफिट, वो डिसअपीयर हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड, उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया गवर्नमेंट को रेवेन्यू करना, पे। रेवेन्यू क्या होता था? फॉर एग्जांपल, आप एक खेत के मालिक हैं, ठीक है, ये आपका खेत है, ये आप हैं, आपके पास ये पूरा खेत है। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करें उसका 2/3 आपने हमको देना है एज अ टैक्स, या 1/3 ले लो, 1/3 आपको टैक्स देना है। ये होता है रेवेन्यू। गवर्नमेंट को टैक्स जैसे आज भी आप देते हैं, जीएसटी देते हैं, है ना, कितना कुछ देते हैं, तो वो वैसे ही तब के ज़माने में आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते थे। तो जब पटीदार की इनकम ही नहीं आती थी, उनको प्रॉफिट ही नहीं होता था, उनका ट्रेड डिक्लाइन हो गया, उनके प्राइसेस फॉल हो गए कमोडिटीज़ के, जो वो बेचते थे उन क्रॉप्स के, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। इंडिया में कौन ख़रीदेगा शुगर केन, टी, कॉफ़ी, है ना। तब तो ब्रिटिशर्स टी के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो वो ख़रीदते ही नहीं थे। ये सब होने के बाद इनका बहुत नुकसान हो गया। तो
and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. जो गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट किया इन पटीदारों ने जो कि लॉस फेस कर रहे थे. उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्लीज़ आपका जो रेवेन्यू है 1/3 बहुत ज़्यादा है, वो हमसे नहीं पे हो रहा, उसको कम कर दो. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़. वो कहते हम इससे ज़्यादा कम उसको नहीं कर सकते. इसीलिए एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट यानी कि बिटरनेस, थोड़ी सी दिल में किसी के लिए होता है ना, उम्मीद नहीं थी तुमसे ऐसा करोगे, वैसी फीलिंग आ गई थी इंडियंस के दिल में ब्रिटिशर्स के लिए. तो ये जब रिजेंटमेंट, जब बिटरनेस इंडियंस के दिल में आई ब्रिटिशर्स के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांधी जी का साथ देकर हम ब्रिटिशर्स के एंटी हो जाएं, उनके विरुद्ध हो जाएं. तो ये रिच पीजेंट्स जो थे वो एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स, यानी कि एंथुसियास्ट क्या होता है, जो बहुत दिल से वॉलंटरीली खुशी से सपोर्ट करता है किसी चीज़ का. तो ये जो पटीदार्स थे, जो लॉस फेस कर रहे थे और उनको एक मौका मिला ब्रिटिशर्स के एंटी होने का, उन्होंने वो मौके का फ़ायदा उठाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का बहुत बड़ा साथ दिया. उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई, उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स को, बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अवेयर किया बॉयकॉट प्रोग्राम्स में. बॉयकॉट प्रोग्राम्स आप सबको याद होंगे, जब हमने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का सोचा था, है ना. उनके लिए, यानी कि लोगों के लिए, पटीदार्स के लिए, जाट के लिए, रिच कम्युनिटी के लिए, ये जो फाइट थी किसके अगेंस्ट थी, हाई रेवेन्यूज़ के. असल में तो उनके लिए हाई रेवेन्यू था, उनको क्या मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, उनको बस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने की, जो उन्होंने अच्छी तरह यूज़ की. ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं, उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स के एंटी हुए थे पटीदार्स और रिच पीजेंट्स, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो हाई रेवेन्यू के खिलाफ थे. वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स टैक्स कम कर दें, लेकिन उनको वो नहीं मिला. ठीक है, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फेस किया गया इंडियंस के द्वारा, क्योंकि कोई रेवेन्यू रेट रिवाइज नहीं हुआ. रेवेन्यू मतलब टैक्स उतना ही रहा, और अंततः मूवमेंट को ही विड्रॉ करना पड़ा 1931 में. टेंशन मत लीजिए, दोबारा 1934 में मूवमेंट लॉन्च होगा, लेकिन अभी तक गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर दिया था. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी. ठीक है, वायलेंस हो रहा था, कायोटिक हो गया था, इसीलिए. ठीक है, सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. 1932 में भी हुआ था, 1934 में भी रीस्टार्ट होगा. 1932 में जब गांधी जी ने स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के दिल में फिर वही रिजेंटमेंट थी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस मूवमेंट को लॉन्च करने का, क्योंकि गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगी, इसीलिए. ठीक है, ये हो रहा फर्स्ट, ये हमने पढ़ा पटीदारों का. द रिच कम्युनिटी, उनके लिए फ़ाइट थी हाई रेवेन्यू के लिए, और उन्होंने फाइनली पार्टिसिपेट नहीं किया जब दोबारा लॉन्च हुआ. अब पढ़ते हैं पुअर पीसेंट्री के लिए, जो लोग गरीब थे, जो लोग हैंड टू माउथ थे. जो पुअर पीपल थे ना, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड. उनको कोई फ़ायदा नहीं था कि आप कम करें, ये करें, वो करें. उनको क्या चाहिए था, मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. तो वो पुअर पीसेंट्री के पास देखो, ये पटीदार है, इसका लैंड है, ही ओन्स दिस लैंड. जो पुअर पीजेंट्री है, मैंने आपको बताया था, पीजेंट्री और फार्मर में यही फ़र्क होता है. जो फार्मर होता है, जब वो फार्मिंग करता है, वो लैंड उसका होता है. पीजेंट जब फार्मिंग करता है तो वो लैंड उसका नहीं होता, इसीलिए उसको पीजेंट बुलाते हैं. तो पीजेंट्स के बाद खुद का लैंड तो था नहीं, तो उनको इस लैंड पे सिर्फ कल्टीवेट करने का, पौधे लगाने का काम था, और उनको उसकी सैलरी मिल जाती थी. हार्वेस्ट भी कर देते थे, उसकी सैलरी पटीदार उनको दे देता था. तो उनको टैक्स पे करने से कोई मतलब नहीं था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेवेन्यू कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनको उनकी सैलरी मिल रही थी. अब क्योंकि उनको इनकी सैलरी मिल रही थी, तो वो क्यों पार्टिसिपेट किए सीडीएम में, क्यों पार्टिसिपेट किए वो पढ़ते हैं. अब जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, अब इनकी जो पुअर पीजेंट्री थे, गाँव से आए थे लोग काम करने शहर में, कहाँ रहे, तो पटीदारों ने अपने घर के आसपास झुग्गी झुंपड़ियाँ बनाकर इनको रहने को, या बंगले जो भी थे, वहाँ पर इनको रहने को जगह दे दी. वहाँ पे जब इन्होंने जगह दी पटीदारों ने, तो उन्होंने रेंट बहुत ज़्यादा रखा, इतना ज़्यादा रेंट रखा कि वो क्या करें. तो
इनके जो जो आपके पीजेंट्स थे ना, उनके लिए वो लैंड, वो जो जहाँ पर वो रहते थे उस घर का रेंट पे करना बहुत मुश्किल था। तो वो चाहते थे कि रेंट कम हो जाए पट्टीदारों का, इसीलिए वो सीटीएम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब देखिए पट्टीदारों का ऑब्जेक्टिव कितना डिफरेंट है, पुअर पीजेंट्री का ऑब्जेक्टिव कितना डिफरेंट है कि नहीं। अब पढ़ते हैं। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू, डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमी में जो डिप्रेशन आ रहा था, डिप्रेशन का मतलब होता है कभी जो चीज़ नीचे जा रही है, ठीक है। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स डिविंडल्ड, डिविंडल्ड मतलब हड़बड़ा गई, इधर उधर हो गई, डगमगा गई। जब कैश इनकम्स डगमगा गई तो टेनेंट्स को, यानी कि किराएदारों को बहुत मुश्किल हुआ अपना रेंट पे करने के लिए। दे वॉन्टेड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, वो चाहते थे कि जो उनका रेंट है फ्यूचर मंथ्स के लिए वो उनको ना पे करना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए। इसीलिए दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। रेडिकल का मतलब होता है जो फटाफट चीज़ हो जाए, वायलेंट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन रेडिकल हो। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे ना, रेडिकल। So they wanted a variety of radical movements often led by socialists and communists. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. हुआ क्या कि जो पुअर पीपल थे वो क्या चाह रहे थे, ये देखो पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि नो रेंट हो जाए, है ना। और कांग्रेस को वो यही बोल रहे थे कि प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, पुअर पीजेंट्री कह रही थी। कांग्रेस अगर नो रेंट कैंपेन करती तो वो सपोर्ट लूज़ कर देती रिच लोगों का, और वो नहीं चाहती थी। कांग्रेस को चाहिए था कि रिच लोग उनके पास हों, जिनके पास पावर हो। इसीलिए उन्होंने पुअर पीजेंट्री के नो रेंट कैंपेन को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और उसको सपोर्ट नहीं किया। जब पुअर पीजेंट्री को पता लगा कि कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं करेगी तो पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए। यही लिखा है इधर, अब दोबारा पढ़ो, देखना आप समझ में आएगा। एप्रीहेंसिव यानी कि नहीं करना मुझको ऐसे, ठीक है। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ना वो इश्यूज उठाते हुए जो एक वक्त पर रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को नाराज़ कर देंगे, कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। इसी वजह से सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टन। अनसर्टन मतलब कोई रिलेशनशिप इनकी आगे नहीं बढ़ी। वर्ड आए थे कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, उसका मतलब समझिए। कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं, देखिए कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि रिच पीपल को लैंड कंट्रोल ही नहीं करना चाहिए। ये होते हैं ना एक लाइन, बहुत एक्सट्रीम होते हैं, ये बीच में नहीं आते हैं कहीं पर भी, बहुत एक्सट्रीम होते हैं। ये कहते हैं कि रिच पीपल के पास कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ फार्मर्स के पास होना चाहिए, सब कुछ वर्कर्स के पास होना चाहिए। दे शुड कंट्रोल एवरीथिंग। जो रिच पीपल हैं 1%, उनके पास ही वेल्थ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो बाकी 99 है उनके पास ही वेल्थ होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रिच एंड नो पुअर, ये लोग कम्युनिस्ट जो लोग हैं कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका व्लादिमीर लेनिन है ना, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने। वहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन में एक सीपीआई पार्टी फॉर्म हुई थी, उनकी भी पार्टी फॉर्म हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना जैसे अपने आप को बोलता है कम्युनिस्ट, वो सब कुछ क्या काम करता है, अपने वेलफेयर करता है, वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करने देता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे जो कम्युनिस्ट थे ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उन्होंने सपोर्ट किया फैक्ट्री वर्कर्स को, फार्मर्स को, उन फार्मर्स को जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, उन वर्कर्स को जिनको पेमेंट नहीं मिल रही थी। तो ये होते हैं कम्युनिस्ट लोग जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं। वो बोलते हैं फार्मर्स और वर्कर्स के पास सारी पावर होनी चाहिए और रिच पीपल के पास पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरे आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट लोग वो होते हैं जो कहते हैं सोशलिज्म का सरल मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि हम इतना एक्सट्रीम नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ही ना फार्मर्स और वर्कर्स में बांट दो, रिच पीपल के पास कुछ नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि अगर कोई रिच है भी ना तो प्लीज़ वो अपना कुछ पैसा वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए भी लगाए।
ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकता है बहुत सारे बच्चों की, वो हेल्थ सेक्टर में लोगों की हेल्प करा सकता है, वो हॉस्पिटल बिल्ड कराए, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करे, वो सब कुछ करे। तो ये लोग वो होते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और जो रिच पीपल हैं उनको भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम नहीं है। ये कहती है एवरीवन शुड गेट इक्वल चांसेस, अगर वो अमीर है चाहे वो गरीब है चाहे वो कोई भी हो, चेंज जो है वो पीसफुली होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअर पीपल, ये कहती है। अब जैसे कम्युनिज्म पीपल ने CPI शुरू किया था, तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शुरू किया। ठीक है, ये कह रहे थे कि पुअर फार्मर्स के लिए हम लैंड इकट्ठा करेंगे, इनको फ्रीडम और इक्वालिटी चाहिए थी। और आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी एक सोशलिस्ट थे। सिंपल सी बात है, आपको ये लर्न करना है, सोशलिस्ट वो इंसान होता है जो लोगों के बारे में सोचता है, जो लोगों की हेल्थ के बारे में सोचता है, जो लोगों के एजुकेशन के बारे में सोचता है, उनके न्यूट्रिशन के बारे में सोचता है, उनकी जॉब के बारे में सोचता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता है। हर चीज़ जो उनको चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनकी मेडिसिन, उनकी एजुकेशन, विमेन को सेफ्टी प्रोटेक्शन जो भी है, वो होता है एक सोशलिस्ट इंसान। ठीक है जी, जो लोगों के बारे में सोचता है। बहुत सरल डिफरेंस जो है, सोशलिस्ट आर द वंस हु वांट इक्वालिटी, they do not want any gap between rich or poor. ठीक है, they want equality. But communists are very strict, they are extreme. They want everything to be concentrated in the hands of poor, that is farmer and worker. They do not want rich people in their society. ठीक है, अब पढ़ते हैं बिजनेस क्लास के बारे में क्या हुआ। हमने अभी पढ़ा, जो पटीदार थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? कि हाई रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए। जो आपके टेनेंट्स थे, जो पुअर पीजेंट्री थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया नो रेंट के लिए। लेकिन बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया? जो अमीर क्लास है, जो अमीर तबका है, एलीट पीपल, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, वो पढ़ते हैं। बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अब हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब वो क्यों प्रॉफिट हुआ था? उनको इसीलिए प्रॉफिट हुआ था, सबसे पहले तो बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने पार्टिसिपेट कहीं नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इंडिया को फोर्स किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, जब हमारा जो मुस्लिम लीग था, 1939 की बात है, 1939 की बात है, जब हमारी जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, उसने रिज़ाइन कर दिया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिना परमिशन लिए इंडियंस की उनको ऑर्डर दे दिया था कि आप हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडियंस ने पार्टिसिपेट करना नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें कॉलोनी थे आपके ब्रिटिशर्स की, तो हमको पार्टिसिपेट करना पड़ा। और क्योंकि हमको पार्टिसिपेट करना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ब्रिटिशर्स जीत गए, तो हमको प्रॉफिट हुआ। सिंपल। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ था। हमको पार्टिसिपेट नहीं करना था, हमको फोर्स किया गया पार्टिसिपेट करने को, फिर भी हमने पार्टिसिपेट किया और हम जीत गए। ठीक है, तो सेम कहानी दोनों की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रिवीजन करिए, कौन थे? एक थी एलाइज, एक थी आपकी सेंट्रल, है ना। तो आपकी अलायंस कौन सी थी? एक थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरिया एंड इटली, एक थी ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ये थे सारे मोनार्की वाले, ये थे डेमोक्रेसी वाले। ठीक है जी। अब कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, बहुत इंटरेस्टेड थे ये रिच लोग, ये एलीट क्लास, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ थी, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। अब इन लोगों को चाहिए था, जो रिच बिजनेस क्लास पीपल है, वो चाहते थे कि इनके जो गुड्स बन रहे हैं इंडिया में, उनको प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट वो गुड्स जो फॉरेन में बन रहे हैं। ठीक है, एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। अब आप आज भी आप जानते हैं 90 रुपये का है $1, ये होता है रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या, देखो गैप कितना है।
लिटरली अगर हम 90 रुपये थे तो जाके हमको $1 मिलता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा रेशो रहेगा तो हमारे इम्पोर्ट्स यानी कि जब हम कुछ मंगवाएंगे तो हमें मंगवाने का मन नहीं करेगा क्योंकि हमारा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, है ना। To organize business interests, they formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927, led by prominent industrialists Purushottam Das Thakur Das and G.D. Birla. The industrialists attacked the colonial control over the Indian economy and supported CDM when it was first launched. क्या बोल रहे हैं ये हैं आपके G.D. बिरला जी, ठीक है, और ये हैं आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इन दोनों लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और एक खोली FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में। ये दोनों सिंपल सी बात है इसीलिए बनी थी ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ प्रमोट हो सके, इंडिजिनस ट्रेड प्रमोट हो सके। इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमारे देश में बनी हो, मेक इन इंडिया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो सके, हमारे गुड्स जो इंडिया में बने हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें उन गुड्स से जो ब्रिटिश से बने हैं, ठीक है, ये हुआ था। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस थी ये इसीलिए हुई खुली थी ताकि हम जो हमारा इंडियन गुड्स है उसको हम सेल कर सकें और उससे हम प्रॉफिट कमा सकें, हम इंडियन गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी हुई थी, इंडियन बिजनेसमैन को पता लगा था कि मेनली जो प्रॉफिट हो रहा है वो ब्रिटिशर्स के पास हो रहा है और इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो निगलेक्ट हो रही हैं, इग्नोर हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम लोगों को बताएं कि आप कैसे अपने इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स। Therefore, this IICC and FICCI was founded by G.D. Birla and Purushottam Das Thakur Das on the suggestion of महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि प्लीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करिए जहाँ पर हम अपने इंडिजीनियस गुड्स को प्रमोट कर सकें, ठीक है जी, ताकि हम सेल्फ रिलायंस पा सकें, ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारा टैरिफ प्रोटेक्शन हो सके, हम स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें और हम नेशनलिस्टिक इकोनॉमिक डिमांड्स एंड पॉलिसीज़ बनाएं। अब समझ में आया कि इन दोनों ने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी और क्योंकि महात्मा गांधी ने ये आइडिया दिया और वो सक्सेसफुल हुए इसलिए उन्होंने CDM में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया और बोला कि ना ही आप खरीदेंगे और ना ही आप बेचेंगे कोई भी इम्पोर्टेड गुड, कुछ भी जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कंट्री से इंडिया में आया है हम उसको छुएंगे भी नहीं, ये उन्होंने बात किया। बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे जैसे G.D. बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, टाटा वगैरह वगैरह, इन लोगों के लिए जो स्वराज था वो most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade industry would flourish without constraints. वो कहते थे कि स्वराज एक ऐसी चीज़ है अगर हम उसको पालें तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमारी इंडस्ट्रीज से हट जाएगा, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ खुद कंट्रोल करेंगे और वो कोई नहीं होंगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है दबा, कोई रुकावट, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ट्रेड पे रुकावट पैदा करते थे, वो हमको कुछ भी प्रोड्यूस अगर हम करते थे ना तो हमको वो इंडिविजुअल बेसिस पे हमको एक्सपोर्ट करने नहीं देते थे। वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स का स्टैंप लगेगा फिर ही एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, हमको याद है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 31 में, 32 में। फर्स्ट एंड थर्ड में कांग्रेस नहीं गई थी, सेकंड में गए थे महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की माइनॉरिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट पे दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं बनी। इसके बाद एक डिसीजन बनाया गया था 1932 में, है ना, हाँ, ये जब फेल हो गई थी 1935 में, 32 जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद 35 आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन जब फेल हो गई थी मोस्टली हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तो बिजनेसमैन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रह गई थी अब कि ये कोई फ़ायदा है इन सब चीज़ों का पार्टिसिपेट करने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, इसलिए उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जो था वो खो दिया था। दे वर एप्रीहेंसिव अगेन।
दे वरीड अबाउट देयर डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से ज़्यादा प्यारा और कुछ नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हम बिजनेस पर ध्यान नहीं देंगे और हमारे मूवमेंटों पर ध्यान देंगे तो हम गए। इसीलिए as well as growing of influence of socialism amongst the younger members of Congress। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि जो कांग्रेस थी ना, उसके बहुत सारे लोग थे वो सोशलिज्म में जा रहे थे, और जो बिज़नेस करते हैं वो होते हैं कैपिटलिस्ट। उनको सिर्फ एक मतलब होता है प्रॉफिट से, है ना। मैं बताती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। एक होते हैं कैपिटलिस्ट, ये शब्द बना है कैपिटल से। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। इन लोगों को, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो स्टॉक्स करते हैं, जो फॉरेक्स करते हैं, बिटकॉइन करते हैं, इन लोगों को मतलब होता है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग से। इनको कोई मतलब नहीं है इनकी लेबर हेल्दी है, प्रेग्नेंट है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनको छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, इनको सिर्फ एक मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग का। ये होते हैं बिजनेसमैन। मैं सारे बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही, लेकिन जो कुछ मेंबर थे कांग्रेस के, अब वो एंटी कैपिटलिस्ट हो गए थे, क्योंकि वो लोगों का सोचते थे। वो तो सोशलिस्ट थे, वो तो कहते थे कि लेबरर्स को संडे को छुट्टी दो, उनको 3 टाइम खाना दीजिए, उनको यूनिफॉर्म दीजिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस पर चेक लगाइए, उनको वैक्सीनेट करिए। अब आप खुद बताइए, इस दो मेंटालिटी के लोग एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे रह सकते हैं ना। एक सोशलिस्ट, एक कैपिटलिस्ट, ये नहीं रह सकते। इसीलिए कांग्रेस और बिजनेसमैन अब अलग हो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट बन रही थी। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास की। वर्किंग क्लास ने तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, एक्सेप्ट फॉर नागपुर। क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया जी? इन्होंने पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं किया बिकॉज इनको था कि हमारे वेजेस और हमारी जो कंडीशंस है, वेजेस मतलब सैलरी, पुअर कंडीशंस है हमारे काम करने के, और हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। तो गांधी जी ने बोला था कि पहले हम CDM पर ध्यान दे लें, हम फिर ये बात करते हैं। तो जब इन लोगों को पता लगा कि ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑलवेज 100%। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया भी। कुछ लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका वेजेस जो है, उनकी सैलरी बढ़ जाए, और उनकी जो पुअर वर्किंग कंडीशंस है, पुअर वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है वैसी फैक्ट्रीज जहाँ पर लाइट नहीं है, एक ही कमरे में 12-12 लोग काम कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, सांस नहीं आ रही, कोई मास्क नहीं है, डिजीज़ हो रहे हैं, बहुत सारा पुअर वर्किंग कंडीशन। There were strikes by the railway workers in 1930 and dock workers in 1932. रेलवे वर्कर्स तो आपको पता है जो रेलवे में काम करें। डॉक क्या होता है? ये होता है डॉक जहाँ पे शिप्स अपना सामान अनलोड और लोड करती हैं, रुकती हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना। ये जो लोग थे, इन्होंने एक स्ट्राइक कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि हमारे जो हालात हैं अच्छे नहीं हैं, इनको ठीक करिए। बहुत सारे लोग, छोटा नागपुर माइंस में, छोटा नागपुर झारखंड में एक जगह है, वहाँ पर माइंस बहुत हैं, ठीक है। उधर आयरन, ओर्स, ये सब बहुत कुछ है ज़मीन में, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। तो उन्होंने, लोगों ने बोला कि हमारी भी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, इनको ठीक करिए। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी रैलीज़ हुई, बहुत सारे बॉयकॉट कैंपेन्स हुए, लेकिन कांग्रेस ने इनको पार्टिसिपेट, इनका साथ नहीं दिया। और जब इनका साथ इन्होंने नहीं दिया, इनको लगा कि ये एलिनेट हो रहे हैं, यानी कि इग्नोर हो रहे हैं, और फिर डिवाइड हो गया आपका वर्किंग क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है कि विमेन पार्टिसिपेशन बहुत थी। विमेन पार्टिसिपेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। विमेन जो थी वो पहली बार अपने घरों के बाहर आई थी। उन्होंने मार्शेज़ में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत सारी औरतें जेल भी गई थी, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में, अर्बन यानी सिटीज़ में, विमेन फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, सो कॉल्ड हाई कास्ट फैमिलीज़ में जो थी लोग, वो भी आई। रूरल एरिया में भी जो लोग थी, रिच पीजेंट हाउस होल्ड से, वो भी पार्टिसिपेट किया। गांधी जी का जो कॉल था, दे moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. गांधी जी को अब लगा कि सर्विस करना हमारे नेशन के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way position of women was visualized. लेकिन ऐसी सोच का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज विमेन के बारे में गांधी जी ने कहा, एज द NCERT रेफर्स, कि गांधी जी वॉज कन्विंस्ड, उनको ऐसा लगता था कि ये ड्यूटी है विमेन की टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स,
ये उनको लगता था। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. और बहुत सालों के लिए कांग्रेस ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पार्टी में विमेन को पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया, उनको कोई अथॉरिटी भी नहीं दी, कोई पोजीशन भी नहीं दी। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, ये उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस दिखता था क्योंकि कोई विमेन नहीं आई। बहुत देर बाद जाके सरोजिनी नायडू हमको दिखती हैं, ये हमको पता है। ये आपको एक अच्छी सी टाइमलाइन दी गई है यहाँ पे। बाबा रामचंद्र हमको याद है, ये है ना। फिर 1919 में रोला टैक्स सत्याग्रह हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, 21 में नॉन कोऑपरेशन हुआ था, कलकत्ता नागपुर सेशन हुआ था, खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया गया था, 22 में चौरी चौरा वायलेंस हुई थी, 24 में अलूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने बोला था कि मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, 29 में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, 30 में डिप्रेस क्लास की बात हुई थी, 30 में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 30 में आपकी वो 31 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हो गया था, 30 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में थी जब गांधी जी गए थे, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में थी, कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लॉन्च हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ये पढ़ने के बाद लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है, और फिर हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।